बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नंबर 45 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 2.7 टू 2.14। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हमारा 2.7 शॉर्ट क्वेश्चन है जी, स्केच डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन the speed of the body from this graph। तो भाई देखें हमारे पास ये ग्राफ आपको बना नज़र आ रहा है। इसको ग्राफ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बुक पे। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसलिए हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट बना है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इंक्लाइंड है एट हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस, उसके ऊपर इंक्लाइंड है। तो इससे पता चला हमारे पास कि जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमारे पास टाइम भी उतना लग रहा है और उतनी ही उसकी जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल फासला तय कर रहा है। ठीक है, यानी पहले 5 मिनट के अंदर भी उतना ही फासला कवर किया, अगले 5 मिनट के अंदर भी उतना ही फासला कवर किया, और उससे अगले 5 मिनट के अंदर भी उतना ही फासला जो है वो कवर किया। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, इसलिए वो हर 5 मिनट के अंदर बराबर फासला तय कर रहा है। क्योंकि अगर स्पीड बढ़ जाती तो उसने 5 मिनट के अंदर ज़्यादा फासला कर लेना था, अगर स्पीड कम हो जाती तो उसने 5 मिनट के अंदर कम फासला तय करना था। लेकिन अगर हमारे पास हर 5 मिनट गुजरने के बाद उसका फासला उतना ही रहता है, तो इसका मतलब है कि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। तो भाई द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसकी स्लोप हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देगी। ठीक है, कंसीडर टू पाथ ए एंड बी ऑफ द ग्राफ। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है कैसे होगा? स्लोप ऑफ लाइन ए भी आएगी। अब स्लोप किस तरह से निकालते थे? डिस्टेंस ई एफ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय टाइम सी डी। तो इसके ई से लेकर एफ तक जाने के लिए हमें टाइम कितना लगा? तो वो कैसे देखा हमने? ई पॉइंट से नीचे की तरफ आए तो सी मिला, और एफ पॉइंट्स के बिल्कुल सामने बी है तो बी से नीचे की तरफ आए तो डी मिला। तो इसका मतलब है सी से डी तक का जो फासला है टाइम का वो। अब सी से डी तक का कितना है भाई? सी पे 5 था, डी पे 15 था। अगर मैं पूछूं कि 15 और 5 के दरमियान कितना फ़र्क है, तो आप बताएंगे सर 10 का फ़र्क है। कैसे बताएंगे? 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो 10 बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे। ठीक है, तो वो आ गया 10। और अगर मैं पूछूं कि भाई ई से लेकर एफ तक का कितना फ़र्क है, तो आप बताएंगे सर ई पे वैल्यू 10 है, एफ पे आपके पास 30 है, तो 30 में से 10 निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 20। तो इसलिए आपने क्या लिखा? 20/10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह पता चल गया कि द स्पीड फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। इसमें हम पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। तो भाई जब वेरिएबल स्पीड होगी तो कोई भी तरह की शेप हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं होगी। ठीक है, तो कैसी हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है, और कैसे हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन उसका जो है हमारे पास सीधी नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी हो सकती है। तो कोई भी आप जो है वो उसमें शेप जो है वो दिखा सकते हैं कि दी व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड द शेप ऑफ द टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो भी स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वजह से मैंने शुरू में बताया कि सीधी लाइन ऐसे ना हो, उसके अलावा कोई भी लाइन आप ड्रा करके दिखा दें तो वो किसकी होगी? वेरिएबल स्पीड की होगी। इसका मतलब होगा स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। तो भी स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी से हमें क्या क्या मिल सकता है? क्या इनिशियल स्पीड मिल सकती है? बिल्कुल जी, जहाँ से ग्राफ शुरू होगा हम देख सकते हैं कि इतने टाइम पे उसने स्पीड जो है वो क्या थी। फाइनल स्पीड मिल सकती है, बिल्कुल फाइनल स्पीड हम जो है टाइम एंड होगा जहाँ पे, वहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कितना ऊपर है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कवर इन द टाइम, बिल्कुल डिस्टेंस कवर हम जो है वो एरिया से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी जो भी है वो भी देखा जा सकता है कि कितने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है हमारे पास।
तो भाई ऑल द गिवन फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो मूविंग बॉडी के स्पीड टाइम ग्राफ से हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि भाई हमारे पास ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद अ एरो हेड। तो एक सीधी लाइन होगी और उसके जो सिरा है, हेड है उसका, उसके ऊपर एक लगा होगा एरो, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आप शो कर देंगे। द गिवन फिगर द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर वी। तो इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर वी को शो करके दिखाया उसने। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड। तो जो इसकी लंबाई होगी इससे हमें मैग्नीट्यूड मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी, उसका जो अददी वैल्यू है 2, 4, 6, ठीक है, जो भी है वो मिलेगा। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, वाइल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वी। तो इसकी जो सीमत होगी उससे हमें वेक्टर वी की डायरेक्शन मिल जाएगी, और जो इसकी लंबाई होगी उससे हमें जो सिलेक्टेड स्केल होगा उसके ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2.11 कि वाई वेक्टर क्वांटिटीज कॉन्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़, कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह क्यों नहीं ऐड हो सकती। तो भाई अगर मैं आपको कहूँ कि आपने जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से, और फिर आपने जो है वो किधर जाना है, साउथ की तरफ जाना है, ठीक है। वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फ़र्ज़ करें उसकी भी 5 है, ठीक है। तो अब आप इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, अब नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, इनको दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ को इस तरह से ऐड डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जी 5 उधर को गया, 5 उधर को गया, तो टोटल 10 गया, ठीक है। हालांकि जब वो उधर जाएगा फिर वापस आएगा वो तो इसी पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इनके लिए ख़ास तौर पे रूल होता है, हेड टू टेल रूल, जो आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो खैर, स्केलर क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड, while vector quantities need direction and magnitude for their complete description. The quantities having direction cannot be added and subtracted like scalar quantities. तो स्केलर आम क्वांटिटीज़ की तरह, जैसे हम कहते हैं जी 2 किलोग्राम शुगर प्लस 2 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू 4 किलोग्राम शुगर। तो इस तरह हम जो है वो इस तरह नहीं कर सकते कि 2 जो है मीटर पर सेकंड नॉर्थ और 2 मीटर पर सेकंड साउथ, तो 4 मीटर पर सेकंड अब क्या बोलेंगे, इसे नॉर्थ साउथ बोलेंगे। तो ये जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह बोलना कि भी चलें ऐड तो हमने कर दिया, अब नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, हम क्या इनके साथ लगाएं कि नॉर्थ साउथ लगाएं, क्या करें। तो इसका जो है वो आप अगली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमने सीखा वो ये सीखा कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए एक ख़ास किस्म के रूल्स होते हैं। हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। तो भाई डेली लाइफ के अंदर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई वेक्टर क्वांटिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ, हमारे लिए अहम है। क्यों भाई, बिकॉज अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड लॉन्ग विद इस डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास वेक्टर जो है उसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। तो ये हमें पता है, डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पिछले लेक्चर्स में भी। तो इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर विदाउट डायरेक्शन। तो ये बहुत ही एक बेमानी बात होगी अगर हम वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं और डायरेक्शन बताते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशिएंट टू लोकेट द प्लेस, डायरेक्शन ऑफ द प्लेस रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट, ठीक है। तो हमें जो है वो अगर फ़र्ज़ किया मैं कह दूँ आप किसी जगह पे खड़े होकर मुझे कॉल करें, ठीक है, तो मैं कहूँ भी आपने जो है ना वो 100 कदम चलने, आप हैरान हो जाएंगे भी मैं अब आपके घर आना है, मुझे डायरेक्शन बताओ कि मैं 100 कदम मैंने चलने हैं, मैं इधर मशरिक़ की तरफ आऊँ, मगरिब की तरफ आऊँ, कौन सी गली में किस तरफ को आऊँ, कहीं मैं दोबारा से परली तरफ ना जाना शुरू कर दूँ जहाँ से आया हूँ। तो इट मीन्स कि आपको उसे डायरेक्शन बतानी होगी अपने घर की, फिर ही वो 100 कदम चल के आपके घर पे पहुँचेगा, ठीक है।
तो इसलिए हमारे पास इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम डायरेक्शन बताते हैं और हमें जो है वो हमारा मेहमान हमारे घर आ जाता है। उसके बाद है जी ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसकी हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब कर चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड। और उसके बाद है जी स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। तो ये भी हम जो है वो बुक के ऊपर जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।